मैं संजीव सर आपके पास पहले आता हूं, फिर जाऊंगा रवि जी के पास, जाना चाहूंगा। संजीव देखिए, बहुत पेच ही पेच है और हम देख रहे हैं कि कुछ घंटे शेष हैं नाम वापसी, जो दूसरे चरण की नाम वापसी, 13 सीटें फ्रेंडली फाइट। लेकिन जो अनिल सिन्हा साहब ने कहा, अरुण जी ने भी कहा कि वहां बीजेपी में जो है 101 101, और फिर राम अपना जो चिराग पासवान का दल, जीतन राम मांझी, तो इनमें जो द्वंद्व है वहां फाइटिंग की एक्चुअल स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो पर है संजीव चंदन साहब। ये इनके बीच का जो एनडीए का की जो फाइटिंग है वो परसेप्शनली तो लगभग रिजॉल्व है जी। और ये जरूर है कि अमित शाह के ये कह देने के बाद कि हम आफ्टर इलेक्शन तय करेंगे, विधायक दल तय करता है कि नेता कौन है, तो एक सवाल बना और देखा ये गया कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जदयू उसको कवर अप करने में लगा हुआ था। उसके प्रवक्ताओं ने ज्यादा कवर अप किया इस स्टेटमेंट को। लेकिन ग्राउंड पे एक मैसेज तो ये जाता है कि यदि नीतीश जी को आप मजबूत नहीं करेंगे बीजेपी की तुलना में, बीजेपी को कमतर नहीं रखेंगे, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये एक प्रसंग है। देखिए, कॉमन जो जनता है उसके बीच एक बात और भी है। नीतीश जी अंतिम पारी खेल रहे हैं और बीमार हैं आदि इत्यादि, कुछ कुछ लोगों के बीच इतना तो है ही। लेकिन साथ ही जो उनके बेटे वाला दांव था, उनको चुनाव भले ही वो नहीं लड़ रहे हो, लेकिन लोगों के बीच में एक बात चली गई है कि एक विरासत है उनके पास। और आप माने या ना माने, तमाम वंशवाद वगैरह की आलोचना करते रहे, लेकिन जो स्थानीय पार्टियों की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है वंश परंपरा। क्योंकि एक खास पर्टिकुलर मास बेस की पार्टियां, उनके आकांक्षाओं की पार्टियां होती हैं। तो उस लिहाज से नीतीश जी को लेकर के एक पूरा एक समूह जो है, उनका जो अपना वोट वर्ग है वो काम करेगा और बीजेपी के साथ कोशिश करेगा कि जहां जितना हो सके वो थोड़ा परहेज किया जाए। तो ये, लेकिन बहुत कुछ स्थानीयता पर भी निर्भर करता है संजीव सर। विधायकों का क्या, ये तो ठीक है कि आपस के इनके तनाव हैं। जैसे अब पता नहीं, मांझी जी ने 2 सीटों पर कहा था कि हम अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। हम वेरीफाई नहीं किए कि वो मखदुमपुर और बोधगया के सीट पर अपना उम्मीदवार उन्होंने दिया है कि नहीं। कितनी जगह इनकी फ्रेंडली फाइट ओपनली है ये नहीं पता, लेकिन जनता के बीच में तो निश्चित तौर पे जब आपके नेताओं के बीच में संघर्ष है तो वो अनिल सर कह रहे थे कि जो इनका चिराग पासवान का वोटर है पारंपरिक, वो नहीं जाएगा जेडीयू के साथ, जेडीयू का वोटर नहीं जाएगा चिराग पासवान के साथ। वो बड़े द्वंद है, ऐसा भी है क्योंकि सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि डॉजिंग क्या चल रही है, खेल क्या है, ये भी तो है। देखिए, पासवानों का मैक्सिमम तो चिराग पासवान के आह्वान पे जाता है, लेकिन वो उसका साइज जो है वो अभी सर्वे हुआ है तो वो 60-40 का है। 40 तो ऐसे भी महागठबंधन की तरफ होता है, तो वो बहुत बड़ा साइज यादवों की तुलना में या और दूसरी जातियां हैं जब अपने कैंडिडेट को देख करके देती हैं, तो उसकी तुलना में पासवान उस तरह से चिराग के पीछे बहुत खड़े नहीं होंगे। और ऐसे कहिएगा तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट के लिहाज से देखिएगा तो कुछ इलाके भी होते हैं, जैसे कुछ इलाके में यादव बनाम भूमिहार जबरदस्त संघर्ष है। आप किसी भी दल से यदि आप यादव उम्मीदवार दे देते हैं या भूमिहार उम्मीदवार दे देते हैं तो शेष मतदाताओं में रिएक्शन होगा। लीडर जो है वो कितना उसको जोड़ पाता है, ये प्रसंग है। उसी तरह से कुर्मी और पासवान में बड़ा संघर्ष है। ये सिर्फ चिराग पासवान और नीतीश कुमार का ही मामला नहीं है। नवादा नालंदा वाले इलाके में कुर्मी बनाम पासवान बड़े लंबे दौर से रहा है, और वो जो बेलछी कांड था वो तो सबको फेमस कांड है 72 का, वो भी कुर्मी बनाम पासवान रहा है। तो इसके अलावा भी चीजें रही हैं। तो हम एक पासवान लीडर हैं बीजेपी के, वो एक कहानी सुनाते हैं कि जो गोड़ैत कहलाते हैं हमारे इलाके में, जो ये मगध का जो इलाका है, मैं भी उधर से आता हूँ, तो वहाँ टेकारी महाराज के वो एक तरह से वसूली के लिए, चूंकि थोड़ा बेलर वाली जाति रही है पासवान, अब कुर्मी किसान जाति है और दूसरी किसान जातियां थी, तो वसूली के लिए इस्तेमाल होता था टेकारी महाराज के जरिए। तो एक पुराना हिस्ट्री भी बता देते हैं कि एक बनता रहता है। तो ये चीजें होंगी जमीन पे, इनका ये वाला संघर्ष चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके अलावा जो ये कल गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना, इस पे निगाह नजर सबकी है। इसके अलावा क्या जो ये फ्रेंडली फाइट यहाँ क्या आप इसको किस तरीके से ग्राउंड पे, क्या उसका रिपरकेशंस क्या है या क्या प्रतिक्रिया आ रही है मिश्रित, आप छोटा उस पे नोट पर मैं फ्रेंडली फाइट को आप रवि जी को आप पूछ रहे हैं?
नहीं, पहले आपसे आपसे आप करिएगा, रवीन जी के पास जाऊंगा मैं आपके पास। देखिए, फ्रेंडली फाइट को आप कितना भी कवर अप करें, फ्रेंडली फाइट तो जो हेमंत सोरेन ने कहा कि कोई फ्रेंडली फाइट वाइट नहीं होता है, दुश्मन दुश्मन होता है। तो जब आप चुनाव लड़ेंगे तो जैसे मान लिया 2 सीट ले लें हम, बिहार शरीफ, बछवाड़ा, राजा पाकड़, मैं राजद और बीजेपी को, ये कांग्रेस को छोड़ दे रहा हूँ, मैं सीपीआई बनाम कह रहा हूँ और कांग्रेस कह रहा हूँ, तो वहां तो अपना कैंडिडेट जिताने की लड़ाई होगी ना। बछवाड़ा की सीट मात्र 334 वोट से सीपीआई हार गई थी, कांग्रेस के उसमें बड़ी भूमिका थी, 40,000 वोट हुआ, वही उम्मीदवार इस बार भी है। तो वो कवरअप भले ही करें। देखिए, ये हुआ ये है कि एक सीजन्ड लीडर को देर से सही लेकिन उतारा कांग्रेस ने, एक बढ़िया काम किया और वो आए हैं, लेकिन कितना इतना लेट पैचअप कर पाएंगे, कल आप खुद ही कह रहे हैं कि आखिरी दिन है। और उन्होंने जो लालू जी के यहाँ से निकलने के बाद कहा, वो उन्होंने कहा कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट करेंगे। तो ये फ्रेंडली फाइट होगी ही तो बचा क्या रह जाएगा। एक बात मैं और आपके यहाँ बता दूं, वो जो टिकट वाला जो है, आज मैं देखकर बड़ा, मुझे पता था कि वो बीजेपी से आए हैं चंद्रवंशी, यहाँ कुम्हरार के 2-3 उम्मीदवारों को इन्होंने बीजेपी से लाके दिया है कांग्रेस वालों ने। उसमें से एक चंद्रवंशी जो है, उनके पीछे तो बाजप्ता सावरकर, गोलवलकर, मोदी और सब, अभी भी वो फोटो आया, सब वायरल हो रहा है। तो ये क्या करते हैं और क्यों करते हैं, और आरएसएस मुक्त भारत चलाएंगे, तो ये सब संकट है सर, देश का तो संकट बहुत है। राइट। नहीं, मैं लौटता हूँ, मैं एक बार और लौटता हूँ। अरुण सर ने बाजप्ता सही बात कही, एक तो कि आपको नकेल कस देना चाहिए, या तो आप पप्पू यादव के बारे में तय कर लीजिए, लेकिन आप उनको टिकट बंटवारे की मीटिंग में बैठा लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, कल ही कह दिया उन्होंने गठबंधन टूट जाना चाहिए। ये पप्पू यादव हैं कौन? 2015 में जब नीतीश जी और लालू जी साथ आए, उस वक्त इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, अलग चुनाव लड़े, बाजप्ता हो। तो जो एक बदलाव की जब भी राजनीति होती है तो उसमें ये इस तरह से चीजें होंगी।